नमस्कार साथियों, बारहवीं क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने पढ़ा था थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल एवं अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल थार का मरुस्थल तो राजस्थान में 61.11% है, फैला हुआ है। आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा भाग है अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। बांटते हैं। पहला भाग है जो है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान। दूसरा भाग जो है शेखावटी अंत्य प्रवाही क्षेत्र। अर्धशुष्क मरुस्थल का दूसरा भाग है शेखावटी अंत्य प्रवाह क्षेत्र। और तीसरा भाग है नागौर की उस भूमि, नागौरी उस भूमि। तीसरा भाग है नागौरी उस भूमि। नागौरी उच्च भूमि। और चौथा भाग है सबसे मरुस्थल का सबसे निचला भाग के लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ क्षेत्र या लूणी बेसिन। लूणी बेसिन ये अर्धशुष्क मरुस्थल के 4 भाग। पहला घग्गर का मैदान, दूसरा शेखावटी अंत्य प्रवाही क्षेत्र, तीसरा नागौरी उस भूमि और चौथा है शेखावटी गोडवाड़ी क्षेत्र या लूणी बेसिन। अब बात करते हैं घग्गर का मैदान को नाली प्रदेश कहा जाता है। घग्गर का मैदान इसलिए कहा जाता है यहाँ एकमात्र नदी है, वो घग्गर नदी प्रवाहित होती है और इस क्षेत्र को नाली क्षेत्र भी कहा जाता है। घग्गर को नाली क्षेत्र भी कहा जाता है। नाली क्षेत्र। नाली है जो बकरी की एक नस्ल है। नाली बकरी की एक नस्ल है। और इसके अंतर्गत जिले आते हैं जो अनूपगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। 3 जिले हैं, अनूपगढ़, श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़। ये 3 जिले हैं घग्गर के मैदान प्रवाह क्षेत्र में आते हैं। नाली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और नाली है तो बकरी की एक नस्ल है, इसे काठी क्षेत्र भी कहा जाता है, बग्गी या काठी क्षेत्र। अब बात करते हैं शेखावटी अंत्य प्रवाही क्षेत्र। शेखावटी अंत्य प्रवाही क्षेत्र में 4 जिले हैं, हमने पढ़ा था प्रदेश। 4 जिले हैं सीकर, पहला सीकर, झुंझुनू, नीम का दाना और चूरू। 4 जिले हैं जो शेखावटी अंत्य प्रवाही क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में कच्चे कुओं को जोड़ कहा जाता है और गाज के क्षेत्र होता है, गाज की भूमि है, उसे पीड़ या अपनी भाषा में कहे तो अकड़ या दल। कच्चे कुएं को जोड़ घास के क्षेत्र को शेखावटी क्षेत्र में
घास के क्षेत्र या भूमि को बीड़ बीहड़ बीहड़ कहा जाता है। तो अपने भाषा में अक्कड़ कहो या दड़, बीहड़, अक्कड़। ये है शेखावटी अंत्य प्रवाही क्षेत्र अंतर्गत 4 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू, नीमकाथाना और चूरू। और अब बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, यहाँ बात करते हैं फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। फ्लोराइड की मात्रा यहाँ अधिक है। यहाँ बांकापट्टी या बांकापट्टी, हंसपट्टी भी पाई जाती है। वैसे फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण बांकापट्टी, हंसपट्टी है वो फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, वो हड्डियों को कमजोर करती है। फ्लोराइड रोग, बांकापट्टी, हंसपट्टी, किसके कारण? फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण। फ्लोराइड रोग है एक, फ्लोराइड एक रोग है जो हड्डियों को कमजोर करता है। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ फ्लोराइड रोग होता है और जिससे हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं यहाँ शेखावटी नागौरी उस भूमि, नागौरी उस भूमि में हरे कबूतर, हरे कबूतर यदि देखने को मिलता है तो नागौरी उस भूमि क्षेत्र है जिसके अंतर्गत जिले आते हैं, उसमें हरे कबूतर देखने को मिलेंगे, हरे कबूतर। और चौथा जो अर्धशुष्क मरुस्थल का चौथा पार्ट है जो गोडवाड़ क्षेत्र है, लूणी बेसिन, तो अर्धशुष्क मरुस्थल का सबसे निचला भाग, निचला भाग। एक नागौरी, नागौरी उस भूमि एक अधिक ना अपर्दन अधिक, अपर्दन अधिक होता है। यहाँ उस भाग है, उस भाग में अपर्दन अधिक होना ही संभावित है। और गोडवाड़ क्षेत्र, मरुस्थल का सबसे नीचा भाग, निचला भाग या नीचे का भाग, नीचे का भाग है वो गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन क्षेत्र। और ये गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत हमने पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत सांसौर, जालोर, पाली जिले आते हैं और कुछ हिस्सा जो बाड़मेर का ही आता है गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत। यहाँ गोडवाड़ी बोली बोली जाती है जो नरपति नाला द्वारा लिखित विशल देवरासो गोडवाड़ी भाषा में लिखित है। और ये है अर्धशुष्क मरुस्थल। अब बात करते हैं राजस्थान के थार के मरुस्थल संपूर्ण हो चुका है। अब हम बात करते हैं अरावली का भौतिक प्रदेश। राजस्थान का भौतिक प्रदेश है अरावली। अरावली एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चोटियों की रेखा या पंक्ति। अरावली एक वलित पर्वतमाला के रूप में निर्माण हुआ था। तो निर्माण के समय उसकी औसत ऊंचाई 2700 से 2800 मीटर थी। और अब इस औसत ऊंचाई की बात करें तो मूल ऊंचाई की 1/3 है, 930 मीटर औसत ऊंचाई है अरावली की। अब हम बात करते हैं प्रसिद्धम वलित पर्वतमाला अरावली के बारे में। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में थार का मरुस्थल पूरा। अब है अरावली पर्वतमाला, सेकंड पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल 65 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। दूसरा है अरावली, ये है अरावली।
यहाँ लिखना अरावली संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अरावली का अर्थ है चोटियों की रेखा। चोटियों की रेखा या पंक्ति चोटियों की रेखा या पंक्ति, यह अरावली का अर्थ है। अरावली और अरावली संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चोटियों की रेखा या पंक्ति। और अरावली का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अरावली का निर्माण लिखना प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल जो 65 करोड़ वर्ष पहले एक वलित पर्वतमाला के रूप में हुआ। एक वलित पर्वतमाला के रूप में हुआ। अरावली तो प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल जो 65 करोड़ वर्ष पहले एक वलित पर्वतमाला के रूप में हुआ था। वलित पर्वतमाला के रूप में हुआ था। जो दो प्लेटें आपस में अभिसारी संचलन से दो प्लेटें के निर्माण से अरावली का निर्माण हुआ था। दो प्लेट है, आगे लिखना प्लेटें के विसारी संचलन से इसका निर्माण हुआ। किसका? अरावली पर्वतमाला का। दो प्लेटों का घिसने या अभिसारी संचलन से अरावली का वलित पर्वतमाला के रूप में निर्माण हुआ। एक हल्की प्लेट एक भारी प्लेट दोनों में आपस में टकराने से तो भारी प्लेट है उन्हीं से दब गई, हल्की ऊपर उठ गई, इससे अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। जैसे ये है, ये दोनों प्लेटें हैं, ये प्लेटें दोनों आपस में टकराई तो भारी प्लेट है उन्हीं से दब गई और हल्की प्लेट है वो ऊपर उठ गई, ऐसे निर्माण हुआ। ये अरावली का निर्माण। जो दोनों प्लेट आपस में टकरा कर जो भारी प्लेट है उन्हीं से दब गई और हल्की प्लेट ऊपर उठ गई, जिससे पर्वतमाला का निर्माण हुआ, वो अरावली पर्वतमाला कहलाई। अरावली। हम बात करते हैं अरावली की औसत ऊंचाई के बारे में। अब बात करते हैं औसत ऊंचाई। अरावली संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चोटियों की रेखा एवं पंक्ति। अरावली के ऊंचाई का
औसत की बात करते हैं। ऊंचाई का ऊंचाई का औसत ऊंचाई का औसत की बात करें निर्माण के समय और वर्तमान निर्माण के समय कैसी और वर्तमान में किस तरह से उभरी हुई है। ये है निर्माण के समय। निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल 65 करोड़ वर्ष पहले। 65 करोड़ वर्ष। और अब बात करते हैं अब निर्माण वर्तमान में या वर्तमान में। निर्माण के समय अरावली एक वलित पर्वतमाला के रूप में थी। ये निर्माण के समय एक वलित पर्वतमाला के रूप में उभरी हुई थी। यह अरावली उस समय उसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 2700 से 2800 मीटर थी ऊंचाई। 2700 से 2800 मीटर ये ऊंचाई कब थी? निर्माण के समय। और वर्तमान में बात करें अब एक अवशिष्ट वलित पर्वतमाला के रूप में है। पहले की तुलना में अब ऊंचाई की बात करें तो पहले की मूल ऊंचाई से अरावली 1/3 भाग बसा है। ये अरावली अब ऐसे ये अवशिष्ट वलित पर्वतमाला वर्तमान में अवशिष्ट वलित पर्वतमाला। और औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर ही है। पहले की तुलना में 1/3 भाग बचा है। औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर। ये अरावली अरावली तो निर्माण के समय औसत ऊंचाई की बात करें तो 2700 से 2800 मीटर थी। और अब वर्तमान में बात करें तो 930 मीटर है जो घट गई है। और ये घटने का कारण ये अपर्दन ज्यादातर बरसात और सूर्य ज्यादा बरसात की वजह से अपनी क्रियाओं के द्वारा अपर्दन से पर्वतों का घट जाता है। जो अब वर्तमान 65 करोड़ वर्ष पहले की बात है निर्माण हुआ तब। और अब बात करें तो अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। और पहले वलित पर्वतमाला के रूप में थी और अब अवशिष्ट वलित पर्वतमाला के रूप में। वर्तमान में अरावली का स्वरूप है अवशिष्ट वलित पर्वतमाला के रूप में। ये अरावली पर्वतमाला। अब नेक्स्ट बात करते हैं और अब वर्तमान में पूछ रहे वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। मूल ऊंचाई का 1/3 भाग है 1/3 भाग है। ये है अरावली की औसत ऊंचाई। और अब हम बात करते हैं अरावली की लंबाई के बारे में, अरावली की विस्तार के बारे में। अरावली का विस्तार अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल 65 करोड़ वर्ष पूर्व एक वलित पर्वतमाला के रूप में अभिसारी प्लेटों के अभिसारी वलन संचलन से निर्माण हुआ था। जो वर्तमान में अवशिष्ट वलित पर्वतमाला के रूप में है।
अरावली की विस्तार एवं लंबाई। अब बात करते हैं विस्तार के बारे में। अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार। ये राजस्थान का मैप। अरावली गुजरात के पालनपुर एवं खेड़ बर्मा से शुरू होकर जो दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक रायसीमा हिल्स, राष्ट्रपति भवन तक विस्तार है। अरावली की शुरुआत यहाँ गुजरात में स्थान है पालनपुर, ये है अरावली। अरावली दक्षिण में विस्तार चौड़ाई ज्यादा है और उत्तर की तुलना में दक्षिण में ज्यादा है, उत्तर में कम है और मध्य में संकीर्ण है। ये अरावली जो एक स्थान पड़ता है गुजरात में पालनपुर, और ये है खेड़ बर्मा, बर्मा से यह है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन तक। राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स, रायसीमा हिल्स तक विस्तार है। ये 3 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश तक इसका विस्तार है। बात करें यहाँ गुजरात, रंगीत चौक, गुजरात, ये राजस्थान, बाद में हरियाणा में से डोसी का प्रयोग कहा जाता है। हरियाणा अलग अलग नाम से, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाती है अरावली। और यहाँ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक इसका विस्तार है। इस पालनपुर से लेकर यहाँ तक अरावली की कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है। और राजस्थान के यहाँ सिरोही से नीम का थाना, राजस्थान में अरावली का विस्तार है 550 किलोमीटर, लगभग 25 किलोमीटर भाग है, 80 किलोमीटर भाग है। और राजस्थान में 550 किलोमीटर, तो अरावली का 100% में 80% भाग है जो राजस्थान में है। इसीलिए अरावली राजस्थान में ही पढ़ी जाती है। ये अरावली, और अरावली राजस्थान में विस्तार 550 किलोमीटर, और टोटल कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर। और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक इसका विस्तार है। और अब बात करते हैं अरावली। ये अरावली की विस्तार, अरावली है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर, दक्षिण पश्चिम में जो कोण आपने पढ़ा था कौन सा कोण है? नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण से नैऋत्य कोण या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व में कोण है ईशान कोण, ईशान कोण। यह अरावली का विस्तार है। अरावली का विस्तार नैऋत्य कोण से ईशान कोण या दक्षिण पश्चिम से
उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार है। यहाँ लिखना प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में लंबाई 692 किलोमीटर, जो राज्य में कोष्टक में लिखना 550 किलोमीटर का विस्तार है और राज्य में अरावली का विस्तार 80% भाग में राजस्थान। अरावली प्रसिद्ध पर्वतमाला जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर लंबाई है टोटल 692 किलोमीटर। इसमें राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर जिसको भाग रखती है 80 किलोमीटर, और ये वलित पर्वतमाला के रूप में है अरावली। अब हम बात कर रहे हैं आगे। अरावली एक भारत की महान जल विभाजक रेखा का भाग है। बात करते हैं अरावली भारत की महान जल विभाजक रेखा का भाग है। लिखते हैं अरावली भारत के महान जल विभाजक रेखा का भाग है। अरावली जो भारत के महान जल विभाजक रेखा का भाग है। तो जल विभाजक रेखा अरावली, विंध्याचल प्रदेश, सतपुड़ा एवं पश्चिमी घाट इस रेखा को मिला के एक महान जल विभाजक रेखा को बांटती है, जो अलग अलग जो एक दक्षिण जल विभाजक रेखा के जो पूर्व में जो भी बरसात होगी नदियां बहाकर बंगाल की खाड़ी में ले जाएगी, और जिस पश्चिम में जो भी बरसात होगी नदियों द्वारा अरब सागर में गिराएगी अपना पानी। ये अरावली भारत की महान जल विभाजक रेखा है। हम बात कर रहे थे अरावली है तो भारत के महान जल विभाजक रेखा का भाग है। महान जल विभाजक रेखा अरावली, विंध्याचल प्रदेश, सतपुड़ा प्रदेश एवं पश्चिमी घाट इन पहाड़ियों को मिलाकर यह रेखा महान जल विभाजक रेखा के रूप में काम करती है। जिस तरह इस रेखा के पूर्व में बरसात होती है तो नदियां पूर्व में पानी बहाकर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन करती हैं, और पश्चिम में जिस तरह से बरसात होती है पश्चिम में नदियां बहने वाली नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में अपना पानी विसर्जन करेगी। ये है अरावली भारत के महान जल विभाजक उनमें से एक भाग है अरावली। और अब बात करते हैं अरावली के बारे में। तो अरावली वन्यजीव व खनिज संपदा से संपन्न है।
अरावली है जो वन और वन्य जीव खनिज संपदा से संपन्न है, बहुत बड़े भंडार हैं। और अब बात करते हैं अरावली की तुलना। अरावली की तुलना तुलना एक कालक्रम के अंतर्गत एक आकृति के आधार पर। कालक्रम के अनुसार एवं आकृति के अनुसार। अरावली की आकृति है तत्वाद्यंतर तानपुरा या कर्णवर्त के समान। तत्वाद्यंतर तानपुर कर्णवर्त के समान है। कर्णवर्त के समान ये अरावली की आकृति की तुलना की गई है। आकृति की तुलना तत्वाद्यंतर तानपुरा तत्वाद्य वीणा वीणा के समान आकृति है जो अरावली की, या कर्णवर्त हमें आकृति अरावली को ऐसे दर्शाते हैं कर्णवर्त के समान या इस वीणा के समान। ये अरावली की आकृति जो दक्षिण में ज्यादा चौड़ी है, उत्तर दक्षिण की तुलना में उत्तर में कम चौड़ी है और मध्य में संकीर्ण है। और अरावली कालक्रम जो अपलेशियम 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 पर्वत जो अमेरिका के समकालीन है। अपलेशियन पर्वत के समकालीन जो अमेरिका में, ये कहाँ है? अपलेशियन पर्वत जो अमेरिका में, इससे इस कालक्रम की समकालीन है। ये अरावली की आकृति तत्वाद्यंतर के तानपुरा कर्णवर्त के समान कालक्रम की या समय की बात करें तो उस समय की उसके समकालीन पर्वत की बात करें अपलेशियन पर्वत के समकालीन जो अमेरिका में है। अब हम बात करते हैं अरावली। अरावली है वो थार के मरुस्थल की पूरी सीमा निर्धारण करती है। उसके सहारे 50 सेमी समवर्षा रेखा भी चलती है। यहाँ अरावली थार के मरुस्थल की पूरी सीमा निर्धारण करती है। अरावली की जो थार की मरुस्थल की पूरी सीमा निर्धारण करती है वो अरावली पर्वतमाला करती है। और इसके सहारे 50 सेमी समवर्षा रेखा चलती है। ये अरावली जो थार के मरुस्थल की पूरी सीमा निर्धारण करती है, इसके सहारे 50 सेमी समवर्षा रेखा चलती है। ये अरावली के बारे में हमने पढ़ा। अरावली भारत के महान जल विभाजक रेखा का भाग है। इसमें अरावली वन्य जीव खनिज संपदा से संपूर्ण भंडार है। और अरावली की तुलना करें तो तत्वाद्यंतर वीणा या कर्णवर्त के समान है। और कालक्रम की बात करें अपलेशियन पर्वत जो अमेरिका से समकालीन है। और अरावली थार के मरुस्थल की पूरी सीमा निर्धारण करती हैं। अब हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला में अनेक अनेक जनजातियों निवास करती हैं, उसके बारे में। कौन कौन सी जनजातियां? राजस्थान के अधिकांश जनजातियां जो अरावली पर्वतमाला में निवास करती हैं। आगे बढ़ रहे हैं हमें। राजस्थान की अधिकांश जनजातियां अरावली पर्वतमाला में निवास करती है, पहाड़ी क्षेत्र में।
राजस्थान की अधिकांश जनजातियां अरावली पर्वत पर निवास करती हैं। हम अरावली की आकृति बनाते हैं कर्णवत के समान, ऐसे ये है अरावली, कर्णवत के समान, तटवाते हैं तानपुरा के समान अरावली की आकृति। तो अब बात करते हैं जनजातियां जो दक्षिण में है। तो डूंगरपुर डामोर जनजाति, डेपोर डूंगरपुर और डे डामोर, वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना। डामोर डूंगरपुर में जनजाति एक निवास करती है, वो डामोर जनजाति। डामोर कहाँ है? डूंगरपुर में। एक जनजाति है सिरोही, क्या है? सिरोही में यह बात करते हैं ग्रासिया जनजाति, वेरी इंपोर्टेंट है। ग्रासिया जनजाति है वो सिरोही में। डूंगरपुर में बात करें उदयपुर जिले में भील जनजाति, सर्वाधिक राजस्थान जनजातियों में भील है और भील जनजाति है वो उदयपुर में। भील भी अरावली पर्वतमाला में निवास करते हैं, जो ये उदयपुर में। इसके बाद कतोड़ी है, कतोड़ी भी यहाँ से तोड़ के आसपास। और अब बात करते हैं यहाँ मीना, जयपुर ग्रामीण। मीना जो है जयपुर ग्रामीण, ये राजस्थान की जनजातियां जो अधिकांश जनजातियां अरावली पर्वतमाला में निवास करती हैं। ग्रासिया जनजाति सिरोही, डामोर, डेपोर डामोर, डूंगरपुर, ये सिरोही। भील जनजाति उदयपुर, यही अरावली पर्वतमाला। और मीना जयपुर ग्रामीण। दो अन्य जाति हैं, वो भी इम्पोर्टेंट, याद रखना। सांसी भरतपुर, सांसी जनजाति और भरतपुर। और दूसरी याद रखना सहरिया 12। शाहबाज की उस भूमि में आगे हम पढ़ेंगे। और सहरिया 12 ये है जनजातियां राजस्थान। और आगे बात करते हैं तो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला पर अधिकांश नदियां, राजस्थान की नदियां हैं, वो अरावली पर्वत से ही निकलती है। आगे बात करते हैं राजस्थान की नदियां, जो अधिकांश नदियां हैं वो अरावली पर्वतमाला से उद्गम होता है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। कर्णवत के समान अरावली, पहला पॉइंट लिख दो। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम, राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। राजस्थान की अधिकांश नदियां हैं, उसका उद्गम अरावली से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लूणी नदी, नागपाड़ अजमेर से लूणी नदी निकलती है, जो पश्चिम में मरुस्थल की गंगा कहे जाने वाली नदी लूणी नदी।
लूणी नदी, यह लूणी नदी नाहरपाड़ अजमेर से निकलती है। बाद में बात करते हैं खमनूर की पहाड़ियां राजसमंद से, राजस्थान की एक नदी है वो बनास, बनास नदी खमनूर की पहाड़ियां से निकलती है राजसमंद से। ये खमनूर की पहाड़ियां से नदी निकलती है बनास, ये नदी है बनास। या गोगुंदा की पहाड़ियां से नदी निकलती है आयड़, गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है आयड़, जो आगे उदय सागर झील में मिलकर बेड़स के नाम से बनास में मिल जाती है। ये नदी है आयड़। और आगे उदयपुर उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बेड़स, ये आगे जाकर बनास में मिल जाएगी। और कोठारी नदी, कोठारी नदी वो भी दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद, यहाँ से नदी निकलेगी, वो है दिवेर की पहाड़ियों से नदी निकलेगी वो कोठारी नदी, वो भी आगे बनास में मिल जाएगी कोठारी। खारी नदी बिजराल की पहाड़ियां, यहाँ से खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियां, आगे जाकर यही बनास में मिल जाएगी खारी। और उदयनाथ की पहाड़ियों से नदी निकलती है रूपाले नदी, भरतपुर के उदयनाथ की पहाड़ी से, सॉरी अलवर, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर, अलवर से नदी निकलेगी रूपा रेल नदी, ये रूपा रेल नदी। ये रूपा रेल नदी। और साबरमती नदी जो उदयपुर से निकलती है, जो गुजरात में बहती है, गुजरात में साबरमती आश्रम इसी नदी के निकट है साबरमती नदी। ये राजस्थान में निकलती 450 किलोमीटर बहने के बाद लंबाई है इसकी। ये गुजरात में, गुजरात की नदी है जो उद्गम राजस्थान में होता है और चलती है गुजरात की ओर। और इस नदी के निकट साबरमती आश्रम भी है। यहाँ से पश्चिमी बनास सिरोही से, नया सानवाड़ा सिरोही से पश्चिमी बनास नदी निकलेगी। नया सानवाड़ा, सानवाड़ा सिरोही से, सिरोही से निकलेगी वो पश्चिमी बनास, बनास के पश्चिम में बहने के कारण इसका नाम पश्चिमी बनास, जो आगे जाएगी इसका नाम है पश्चिमी बनास। ये नदियां जो अधिकतर राजस्थान की नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। और नदी यहाँ देखना अलग अलग नदियां कहाँ कहाँ से निकलती हैं। पहली लूणी नदी, लूणी नदी जो नागपहाड़ अजमेर से, नागपहाड़ अजमेर से, नागपहाड़ की ऊंचाई पूछे तो 495 मीटर है, 795 मीटर नागपहाड़। दूसरी पश्चिमी बनास नया सानवड़ा, नया सनावड़ा पश्चिमी बनास, जो नया सनावड़ा सिरोही से निकलती है। उसके बाद कोठारी नदी, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद, दिवेर की पहाड़ियां, कोठारी नदी, दिवेर की पहाड़ियां। इसके बाद खारी नदी, खारी नदी जो बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां। उसके बाद बात करें तो कोठारी आ गई आयड़ या बेड़स, आयड़ या बेड़स।
पहले उद्गम भूकुंड की पहाड़ियों से आयर नदी के नाम, बाद में उदित सागर झील में मिलने के बाद इसका नाम बेड़स। ये गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। मानसी नदी भी है, वो भी गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, मानसी नदी। और आगे बनास, बनास नदी, बनास नदी ये खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। राजस्थान की अधिकांश नदियां जो अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, ये है रूपारेल नदी, तो उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से निकलती है, रूपारेल नदी, रूपारेल। रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां, ये नदियां। और खारी नदी, बिजाल की पहाड़ियां, कोतारी नदी है, देवर की पहाड़ियों से निकलती, राजसमंद है, बनास, बनास नदी है जो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में उद्गम होता है, उससे उसकी जो नदियां हैं, जो खारी, कोटारी, बेड़स, आयर, और आयर नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। और नया सनावरात से निकलने वाली पश्चिमी बनास नदी, और लूणी नदी नागवाड़ा पेंच मरुस्थल की गंगा के जाने वाली ये नदी अधिकांश राजस्थान के अरावली पर्वतमाला से ही उसका उद्गम होता है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे जहाँ से विराम दिया वहीं से। ऑल द बेस्ट, अच्छे रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खिलते रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो।